हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑन ओके है? कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है भाई सेशन में? ठीक है भाई सब कुछ? ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो देखो बच्चा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम सेल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, है ना। मतलब जो भी जिन भी बच्चों को डाउट था कि सेल चैप्टर में थोड़ा सा कम हुआ है या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे हैं और लेटेस्ट रखे हैं, है ना। मतलब आप लोगों को जो अधिकतर क्वेश्चन है वो 2022 से लेकर 2025 तक के ही मिलेंगे, क्योंकि हमें ये आइडिया समझ में आ गया है कि एग्जामिनर वो 5-10 साल वाला जो आपका एक पैटर्न फॉलो करता था उसको वो तोड़ चुका है। वो साल 2 साल के ही क्वेश्चन आपके रिपीट करता है। मतलब एक बार जो आपका पैटर्न डिसाइड हो गया, अगले 3-4 साल तक उसी को वो फॉलो करेगा। जैसे 2022 से लेकर और 2026 तक सेम पैटर्न में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब 2026 के बाद में चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। इवन 2026 में जो आपका जनवरी में ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसी में से चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं। मतलब अगले 3-4 साल के लिए अब चीजें आपकी बदलेंगी, है ना। तो भाई आप लोगों को जिनको भी ये डाउट था, तो आप लोगों का थोड़ा सा एक तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आते हैं कि नहीं आते हैं वो भी आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए। तो भाई पहला क्वेश्चन पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ एक बार, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भूल गए होंगे। तो थोड़ा सा इसलिए बच्चा मैंने ये रिवीजन स्लाइड आप सबके लिए रखी है। ओके, तो ये बच्चा आपकी रिवीजन स्लाइड है जिसमें याद है हम लोगों ने सारे के सारे कोशिकांग किए थे, है ना। जिसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था ऊर्जा एटीपी बनाता है ना, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। राइबोसोम्स बताया था प्रोटीन बनाने का काम करता है, अगर राइबोसोम्स नहीं होंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगी, है ना, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर दो तरह का होता है, आरईआर एंड एसईआर। किस चीज में हेल्प करता है ये? पदार्थों के परिवहन में, पदार्थों के परिवहन में आपकी हेल्प करता है। कोशिका का ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। गोल्गी बॉडीज कराया था कि नहीं कराया था, है ना। गोल्गी बॉडीज आपको कराया था। सीक्रीशन और पैकेजिंग यानी ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसी को कहा जाता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का विलयन। लाइसोसोम क्या बच्चा? अपशिष्ट पदार्थों का विलयन। कोई भी बाहर से चीज आई है उसको खत्म कर देगा जो कोशिका के लिए खतरनाक है। कोशिका का सुसाइडल बैग, एटम बॉम्ब, सफाई कर्मचारी, डिस्पोजल बैग हम लोग इसको बोलते थे। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। और कोशिका का फूड फैक्ट्री बच्चा हम लोग इसको बोलते हैं। सेंट्रियोल कोशिका विभाजन में सहायता करता है ना, बताया था। केवल पशु कोशिकाओं में, एनिमल सेल में पाया जाता है। वोक्यूल्स जल एवं पोषक पदार्थों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक्स्ट्रा फूड को बताया था स्टोर करता है। पौधों में बड़ा होता है, पशुओं में थोड़ा छोटा होता है। ठीक है भैया, समझ आया? समझ आया? तो एक रिवीजन हो गया। अब चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो भैया, तुम्हारा रिसेंटली आया हुआ एग्जाम में। अब देखो ये अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस मिक्स हैं आपके, है ना। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्वियसली मैं एक एग्जाम से क्वेश्चन नहीं उठाने वाली हूँ। मिक्स मिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ चलेंगे जिससे तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। बताओ ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था कि नहीं कराया था, कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। 2024 में ही ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बताइए मैम, हम आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, आज आपकी लाइव क्लास देखते हैं। ठीक है बेनीवाल जी, कोई बात नहीं है, जैसे जिसको ठीक लगे। बट अधिकतर अब ऐसा आपका होगा, या तो देखो मैं संडे को घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, नहीं तो संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस मैंने प्लान करनी शुरू कर दी है। दिक्कत बस वही हुई, आप लोगों में पेशेंस था नहीं। अब आप लोग कमेंट कर रहे हो कहीं कि भैया फलाना कंपनी ढिंकरा। अरे भैया वो कंपनी है, उनको बने हुए कई कई साल हो चुके हैं। आदित्य सर ने अभी महीना भर पहले ही प्लेटफॉर्म बनाया है। मतलब ये लगाओ 19 तारीख को मुझे 1 महीना होगा ज्वाइन किए हुए, उससे जस्ट पहले बेचारे सर ने इतना काम किया है ना। तो यार पता है सर को भी बहुत बुरा लगता है, हमको भी बहुत बुरा लगता है कि यार बच्चों की क्लास चल रही है, ये बड़ी बात है ना। नहीं तो 6-6 महीने तक ऐसे ही चला जाता है भाई, गोल हो जाते हैं। हमें भी ऑनलाइन का सारी चीजें पता है ना। कराया कि नहीं कराया? तो कोशिका की खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। किसके द्वारा? पेड़ की छाल, पेड़ की छाल यानी बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की छाल पर जब इन्होंने खुद से ही बने हुए माइक्रोस्कोप पर
अपने आप ही एक माइक्रोस्कोप बनाया और जब इन्होंने पेड़ की छाल को देखा तो इस तरह से उस पर बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी और मधुमक्खी के छत्ते में संरचना में बहुत सारा स्पेस खाली दिखाई दिया और इस खाली स्पेस को इनकी भाषा में सैला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैला कहा जाता है। और इसी सैला से बाद में सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई, है ना, कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई। स्वान साहब, मैंने आपको बताया था कि स्वान और स्केलेटन, ये रहा स्केलेटन एंड स्वान, इन दोनों ने मिलकर क्या दी थी? आपकी सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत दिया था, है ना, 1838 से 39 के बीच में, 1838 से 39 के बीच में। A.V. ल्यूवेनहोक, इन्होंने किसकी? लिविंग सेल, किसकी? लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज की थी। लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ही ये आ गया, तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? क्या मैम सच में कच्चा बादाम खाने से नुकसान होता है? सच में नहीं बेटा, मैं बिना सच के थोड़ी वीडियो बना दूंगी, ऐसे नहीं बना सकती भाई। उसमें जो आपका एमेक्डेलिन होता है वो टॉक्सिक एलिमेंट है, हमारी बॉडी में जाकर साइनाइड, साइनामाइड इन सब में चेंज हो जाता है वो, और साइनाइड, साइनामाइड ये सब हमारी बॉडी के लिए जहर है ना। चलिए, तो तालाब के जल में पहली बार मुक्त जीवित कोशिका की खोज इनमें से किसके द्वारा? 1674 में A.V. ल्यूवेनहोक के द्वारा। किस 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 चीज की खोज की गई थी? लिविंग सेल की खोज की गई थी, यानी जीवित कोशिकाओं की खोज की गई थी। इसके अलावा बैक्टीरिया की खोज की थी, यानी जीवाणु की खोज की थी, और आरबीसी की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी, रेड ब्लड सेल्स की खोज की थी। चौथा, प्रोटोजोआ की खोज की थी, प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है। और पांचवा, स्पर्म सेल, शुक्राणुओं की खोज, स्पर्म सेल शुक्राणुओं की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। क्लियर? चलिए, एनटीपीसी के क्वेश्चन बेटा देखो, मैंने बोला ना मिक्स क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा मैम एक एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि बैच कोई एक सिंगल एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है ना बच्चा, बैच कंबाइन है, सारे ऑल एग्जाम्स के लिए हमारे बैच है ना, तो उसी हिसाब से मैं आपके क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ये कथन दिया था कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है? अब बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम आपने क्वेश्चन अपने नोट्स में से बना दिए हैं। मैंने क्वेश्चन अपने नोट्स में से नहीं बनाए हैं, मेरे नोट्स में से क्वेश्चन बनाए गए हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, मैम फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए नाइट में, बेटा ये पॉसिबल नहीं है, हर चीज आपकी सीक्वेंस में ही चलेगी, पहले बायोलॉजी होगी फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री में कोई एक चीज आपकी उठाई जाएगी। चलिए, तो सभी कोशिकाओं का निर्माण प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, ये किसने कहा था? रुडॉल्फ वर्चाउ ने। देखो एक्चुअली में रुडॉल्फ वर्चाउ ने 1854 से 55 के बीच में, 18 से 54 से 55 के बीच का समय है, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, यानी हमारी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं। तो ये बात रुडॉल्फ वर्चाउ ने बोली थी। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज की थी, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने किसकी बच्चा? सेल यानी कि कोशिका की खोज की थी। चलिए, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम्स आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए। लैंग्वेज बदल दी है ना, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ठीक है। मैम हम डेली 7 से 8 घंटे फोन से पढ़ते हैं तो आंख में प्रॉब्लम होगी क्या मैम जी? हो सकती है शुभम, इसीलिए चश्मे बनाए जाते हैं जो आपके ब्लू लाइट फिल्टर को और जो रेडिएशन होता है उसको कम करते हैं। इवन मैं आपको बोलूंगी बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन होती हैं जो आपकी फेस को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आप इतना लंबा टाइम ऑब्वियसली मैं भी जैसे भाई आपके स्क्रीन पर ही रहती हूँ तो उसके लिए हमेशा अपने फेस पर एक लेयर होनी चाहिए, है ना। मैं भी जब आपका लैपटॉप पे काम करती हूँ तो चश्मा लगा लेती हूँ, है ना, तो चश्मा पहनोगे तो ज्यादा बेटर है,
ठीक है मैम, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो बेटा एज के हिसाब से ही तो बढ़ती है हाइट, जिंदगी भर थोड़ी बढ़ती है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। ठीक है, छोटे छोटे सेल मिलकर क्या बनाते हैं मैम, टिश्यू बना लेते हैं, है ना, छोटे छोटे सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, फिर ये टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे मैम, ऑर्गन बनाएंगे, और फिर ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, फिर ये ऑर्गन मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। तो एक बात बताओ, दो तरह की सेल बताई थी ना, यूकैरियोटिक, याद आया, यूकैरियोटिक एंड प्रियोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रियोकैरियोटिक। ठीक है, प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन, ठीक है, कैरियो शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रियोकैरियोटिक होती हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि जो केंद्रक है वो नहीं होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में बोला था बच्चा, यूपी याद कर लेना, कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उसी के अंदर जो झिल्ली वाले पार्ट होते हैं, जो झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती हैं, उनका अभाव होता है। तो प्रियोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रियोकैरियोटिक में लैक ऑफ न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन बाउंडेन ऑर्गेनेलस, इन सब का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, प्राकेंद्रिक कोशिकाएं यानी प्रियोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। प्रियोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। अब बताते चलना कि मैम ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया था, देखते चलना खुद ही आप लोग। हाँ भाई, सेल चैप्टर तो आपका कब का कंप्लीट हो गया, रोशनी आप कहाँ हो, कहाँ हो आप। चलिए, तो क्या भाई, ऑप्शन देखते हैं। झिल्ली द्वारा आबद्ध नहीं, गलत है, इसमें कोशिका के अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से नहीं होता। तो इसमें से कौन सा बच्चा आपका सही कथन है कि इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। ठीक है, जो प्रियोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी संख्या एक ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सर्कुलर शेप में इनका क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सही आया है अर्नब का आंसर। तो इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। चलिए बताइए, यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स तो देखो होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, है ना। हालांकि प्लांट सेल यूकैरियोटिक में ही आती हैं, बट लेकिन जिस तरह के ऑप्शंस हमें बाकी और यहाँ पर लग रहे हैं, ये एनिमल सेल की बात करेगा या कॉमन की भी बात करेगा, तो आंसर होगा न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पर आपका पूछा गया है कोशिका द्रव्य से अलग और जिस पर डबल मेम्ब्रेन हो, तो राइबोसोम्स पर तो कोई मेम्ब्रेन होती ही नहीं है ना। तो क्या बचा आपका केंद्रक, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस है, देखा है ना आपने, ये सेल होती है, फिर उसके अंदर ये जेली जैसी स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, और फिर होता है आपका क्या, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल हम इनमें से किसको बोलते हैं, बताइए।
पावर हाउस ऑफ सेल हम इनमें से किसको बोलते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, हमारे शरीर में ये सेल है, यहाँ साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कोई मान लीजिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंटर करता है, ठीक है, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंटर कर गया, तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन में टूटेगा साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, इसी को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और इस 6 कार्बन जब ये 3 कार्बन में टूटता है तो 2 एटीपी रिलीज होती है, यहां पर भी 2 एटीपी रिलीज होती है। फिर ये जो 3 कार्बन है ये जाएगा किसके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और यहां जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और आपका 36 एटीपी बनाता है, 36 एटीपी बनाता है। तो कुल कितनी एटीपी बनती हैं? 38 एटीपी, जिसमें से 2 एटीपी बनती हैं साइटोप्लाज्म में और 36 बनती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये इस तरह से कुल 38 एटीपी आपकी बनती हैं। इसीलिए क्योंकि एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, हमारे जीवन की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ठीक है, जितने भी बच्चे आप लोग बोल रहे हो कि मैम एसएससी के या ये सब, तो भाई थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन, रेलवे में एसएससी के मुकाबले थोड़े से एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो एसएससी में तो वैसे ही हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी, पुलिस, इनमें तो बहुत इजी लेवल आपका पूछा जाता है साइंस का, है ना। 10+2 में बहुत अच्छी, जो बिहार में 10+2 इंटर लेवल वाला पेपर होता है, बहुत अच्छे साइंस के क्वेश्चन होते हैं। बिहार पुलिस में साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैंने आज ही कोर्स खरीदा है, तो बेटा ये आप फिर पढ़ के आओ, फिर क्लास ले लो, आप पहले थ्योरी पढ़ के आओ, ठीक है। बेटा नोट्स का मैंने टंटा ही खत्म कर दिया है, ठीक है, नोट्स के लिए आपको मिल जाएंगे। अब ये जरूर हो सकता है कि मैं पूरी बायोलॉजी के आपको एक साथ दूं, बट नोट्स वाली टेंशन आपकी कल परसों तक खत्म हो जाएगी, आपको हर चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने हम आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा फिरा के पूछ लिया गया है किसी दूसरे एग्जाम में, किसी दूसरे एग्जाम में वही क्वेश्चन बच्चा आपका घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो ये रिएक्शन तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी। अब आप बोलोगे मैम प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ते, नहीं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड आपके छोड़ते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उनके अंदर भी ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, उनके अंदर भी ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा हरित लवक सिर्फ फोटोसिंथेसिस, सिर्फ खाना बना सकते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाला, ऊर्जा बनाने का काम पूरा जिम्मेदारी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, पेड़ पौधे आपके ऑक्सीजन अडॉप्ट नहीं करते हैं, पर बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है, ये अमाउंट बहुत कम होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं? तो अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स याद करो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल विद इन सेल बोलते हैं।
क्योंकि कभी माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सिंगल सेल के रूप में सर्वाइव किया जा करता था, लेकिन म्यूटेशन हुआ, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का इवोल्यूशन हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर चीजें आपकी चेंज हुई हैं, एक दूसरे में मर्ज हुई हैं, और उसी मर्जिंग में माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने आप को लंबे समय तक सरवाइव कराने के लिए इसने क्या किया, इसने भी खुद को किसी न किसी कोशिका के अंदर आपका मर्ज कर लिया, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपका क्या करता है, इसके पास इसीलिए आज भी सर्कुलर टाइप में अपना खुद का डीएनए होता है और अपने खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। सेम प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के पास में, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के पास में, इनके पास में भी अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो दोनों में से कुछ भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन ब्लैंक में होता है, बताइए, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन ब्लैंक में होता है। यानी पायरुवेट हमारे शरीर में कहां जाकर टूटता है, पायरुवेट हमारे शरीर में कहां जाकर टूटता है, तो बच्चा पायरुवेट अभी बताया था ना कि पायरुवेट क्या है, 6 कार्बन 3 कार्बन में टूटा, इसी को हम लोग पायरुवेट या पायरुविक एसिड बोलते हैं। अब देखो ये मैं शॉर्ट में समझा रही हूं, बाकी पूरा ये ग्लूकोज होता है, ये पायरुविक एसिड होता है यहाँ पर फॉर्मूला, लेकिन उतना लंबा फॉर्मूला तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप सिंपल ऐसे ट्रिक याद करेंगे। 6 कार्बन 3 कार्बन में टूटेगा साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, फिर ये 3 कार्बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन होता है। चलिए, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन, देखो रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, ये किस में आया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में आया है, और ये सेम क्वेश्चन है ना आपका, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन 2022 में। मतलब इतने ज्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन ब्लैंक में होता है, तो किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें होता है बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन क्या क्या है, प्रियोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, प्रियोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, दोनों ऑप्शन अच्छा ऊपर उपस्थित है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, प्रियोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश कोशिका द्रव्य अंगक उपस्थित होते हैं। तो इनमें से पूछा गया है केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो प्रियोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। कैसे भाई, प्रियोकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस ही आपका नहीं पाया जाता है। तो प्रियोकैरियोटिक में जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन कैसे होगी, जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के ऊपर की मेम्ब्रेन कहां से आई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली ब्लैंक से बना होता है, प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किससे बनी होती है, चलिए प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली इनमें से किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो किससे बताया था कि आपको फॉस्फोलिपिड ऑप्शन में नहीं देता है, वो प्रोटीन और लिपिड देता है ना, बताया था ना कि प्रोटीन और लिपिड देगा वो ऑप्शन में। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है, यानी प्रोटीन बनाने का कार्य इनमें से हमारी कोशिका में कौन करता है। तो बताओ, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया कि प्रोटीन बनाने का कार्य हमारी कोशिका में कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए बोलते हैं इनको।
कोशिका में कितने प्रकार की अंतःद्रव्यी जालिकाएं होती हैं? नहीं बताई, ये भी मैंने आपको बताओ, चलो बताओ। अभी बताया था क्लास शुरू होने से पहले भी कि कोशिका के अंदर कितने प्रकार की ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। तो दो तरह के, कौन कौन से होते हैं? RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतः प्राद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खुरदरी अंतः प्राद्रव्यी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर नामक कण जुड़े होते हैं। यानी जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमें रफ क्यों दिखाई देती है? वो हमें रफ क्यों दिखाई देती है? तो वो रफ दिखाई देती है क्योंकि उसकी सरफेस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। SER लोग, SER की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताओ, अभी बताइए, अभी बताइए। मैंने आपको SER की फुल फॉर्म एक क्वेश्चन बता देना जो मैंने ना कराया हो आपको, है ना। ये स्पेशली देखो देखो मुझे तो पता ही होता है कि रिसेंटली एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेल में ही एक पार्ट होता है माइक्रोट्यूबल्स, है ना। तो अब से 6-7 साल पहले बड़े क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे, लेकिन पिछले 3-4 साल में कोई क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा गया है। तो हम क्यों कराएंगे बच्चे को? भाई मैं चाहूं तो मैं सेल चैप्टर तुम्हें 10 दिन पढ़ा सकती हूँ, मेरे पास में तो इतना कंटेंट है, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, सेल के अंदर घुसते जाओ, है ना। क्रोमोसोम जीन्स में ही बताओ दुनिया भर की चीजें होती हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे पेपर में नहीं आनी है। अब तुम सारे क्वेश्चन करना, और जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, बोल दो मैं अब आपको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन कराऊंगी, ये मैं बात कर चुकी हूँ मैनेजमेंट से कि भैया मेरे को हर क्वेश्चन के चैप्टर के क्वेश्चन कराने दो। मैंने, मैडम टाइम ज्यादा लगेगा, मैंने कहा लगने दो भाई, टाइम ज्यादा से वो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत ये है कि बच्चे की प्रैक्टिस कितनी कराई है। बहुत सारे चैप्टर्स के साथ में करा चुकी हूँ क्वेश्चन आपको। अब अगर हार्ड चैप्टर से पिछले 3 साल में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं हार्ड चैप्टर से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुमको क्यों कराऊंगी? बताओ मुझे, कोई सेंस बन रहा है कि मैं 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हार्ड चैप्टर से करा दूं? 3 साल में पूछे ही वहां पर 25 क्वेश्चन गए हैं, तो मैं तुम्हें क्यों कराऊंगी वहां पर अकेले उस चैप्टर से 100 क्वेश्चन? आपका ही समय खराब होगा ना उसमें। ठीक है, तो अभी बताया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिका की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है, बताइए। अगर हमारी गाल की सेल्स को देखा जाए और प्याज की स्लाइड की सेल्स को देखा जाए तो क्या? भाई हम एनिमल सेल है, प्याज प्लांट सेल में आएगी। क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी है ना। और प्लांट सेल में क्या? प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती, हमारी बॉडी में सेल वॉल नहीं पाई जाती। चलिए, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली बाहर स्थित कठोर बाह्य आवरण को क्या बोलते हैं? चलो फिर से वही क्वेश्चन है, बस घुमा दिया, सिर्फ लैंग्वेज घुमा दी है कि प्लांट सेल में सबसे आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लांट सेल में सबसे आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। एक और आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, मुझे पता है क्लास में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बहुत सारे नहीं कर रहे हैं, तो इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट कि जो बच्चे आंसर नहीं कर पा रहे हैं आप खुद देखिए, पढ़ाने वाली आपको मैं ही हूं, मैंने ही सब बच्चों को पढ़ाया है और एक जैसा बच्चा पढ़ाया है। ये जो आंसर कर रहे हैं इनको एक्स्ट्रा क्लास तो मैंने दी नहीं है कि भाई इन बच्चों को मैंने एक्स्ट्रा क्लास को दी थी और इसलिए वो आंसर कर रहे हैं। ऑफलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन में तो 10 बच्चे नहीं तो टीचर को घेर के बैठ भी जाते हैं। ये तो ऑनलाइन है, सबके लिए इक्वल है ना, सबके लिए एक जैसा है। तो फिर आखिरकार इन बच्चों में ऐसा क्या है, फिर आखिरकार बच्चा आपके इन बच्चों में ऐसा क्या है ये आंसर कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने नोट्स को रिवाइज किया है,
इन्होंने क्लास को ढंग से लिया है, इन्होंने टीचर पर भरोसा किया है। और आप यदि आंसर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपकी तैयारी में कमी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो आपके यही है। ठीक है, तो सेल वॉल बच्चा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताओ। नहीं बताया ये मैंने तुम्हें, सिर्फ पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ किस में होते हैं बच्चे आपके? प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। चलिए, लवक और सूत्र कणिकाओं में क्या समानताएं हैं? लवक और सूत्र कणिका, लवक की जगह वैसे इनको हरित लवक लिखना चाहिए था, यहां पर इनको हरित लवक लिखना चाहिए था, बट इस तरह की गलतियां पेपर में भी आपको मिलेंगी। आपको खुद अंदाजा लगाना होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का कंपैरिजन करा रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट सेल में ऐसा कौन सा आपका कॉमन कोशिकांग है जिसमें सिमिलैरिटीज हैं? तो दोनों के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, है ना। क्लोरोप्लास्ट के पास में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। चलिए, ब्लैंक में रसधानियां मुख्यतः बड़े आकार की होती हैं। सेल सेप, वोक्यूल्स के अंदर जो सेल सेप पाई जाती हैं इनमें से किसमें बड़े आकार की होंगी? तो एक बात बताओ, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला था कि देखो प्लांट हमसे बड़े हैं तो प्लांट सेल हमसे बड़ी होती हैं, एनिमल सेल छोटी होती हैं। इनके अंदर हर एक कोशिकांग का साइज हमारे मुकाबले बड़ा ही होता है, क्योंकि ओवरऑल साइज बड़ा है, प्लांट बड़ा है हमसे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है भाई, प्लांट सेल के अंदर सेल सेप, जो वोक्यूल्स के अंदर जो सेल सेप पाई जाती हैं वो एनिमल सेल के मुकाबले में बड़ी होती हैं। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है। चलिए, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानियों में जमा नहीं होता है? बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ कोशिका की रसधानियों में जमा नहीं होता है? सेल सेप स्टोर नहीं कर सकती हैं मिनरल, शुगर, प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स। बताइए, सेल सेप इनमें से किसको जमा बच्चा आपका नहीं कर सकती है? तो देखो, इन्होंने आंसर दिया था आपका शुगर। किस लिए आंसर दिया था, है ना। शुगर की जगह अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिखते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वहां पर मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, और सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पानी, है ना, आपके मिनरल्स, आपके प्रोटीन, अमाइनो एसिड, इन सबको स्टोर कर सकता है। तो क्योंकि सेल वॉल में ही एक्स्ट्रा अमाउंट में शुगर या फिर आप कह लीजिए कि आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, तो सेल सेप में ये जाकर स्टोर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ग्लूकोज पायरावेट में कहाँ परिवर्तित होता है? बताओ, 6 कार्बन 3 कार्बन में कहाँ टूटेगा? अब पता लगा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 6 कार्बन और 3 कार्बन वाला ये ऐसे पूछा जाएगा कि 6 कार्बन 3 कार्बन में कहाँ टूटेगा? बताइए, 6 कार्बन 3 कार्बन में कहाँ टूटेगा? तो 6 कार्बन 3 कार्बन में कितनी बार बताया? साइटोप्लाज्म में टूटेगा। कितनी बार बताया मैम? साइटोप्लाज्म में टूटेगा। कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द इनमें से किसने गढ़ा था? बताइए, कोशिका के तरल पदार्थ में प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक इकाई है। ये बात किसने कही थी? पुरकिंजे साहब ने। किसने कही थी आपके? मैम पुरकिंजे साहब ने कही थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर कौन सी संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। बताइए। तो एक बात बताओ, क्या क्रोमोसोम हमको क्या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में क्या क्रोमेटीन, क्रोमेटीन में क्या क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ हमको सेल डिवीजन के समय पर ही दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये हमको दिखाई नहीं देते। निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका नहीं बताई थी क्या? हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताई थी कि नहीं बताई थी? बताइए, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका बताई थी ना, न्यूरॉन, है ना, नर्व सेल्स होती हैं। न्यूरॉन जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अंडाणु हमारे शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका, सबसे बड़ी जनन कोशिका क्या है बच्चा? आपकी अंडाणु है। क्या है बच्चा? आपकी अंडाणु है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव होता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग कराने में कौन सी सेल्स मदद करती हैं? तो ये तो मैं ब्लड में भी करा चुकी थी आपको कि ब्लड क्लोटिंग कराने में हमारे शरीर में कौन सी सेल्स मदद करती हैं? कौन सी ब्लड सेल्स मदद करती हैं? तो मैम प्लेटलेट्स मदद करती हैं। कौन मदद करती हैं? प्लेटलेट्स मदद करती हैं। निम्नलिखित में से किसके संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? बताइए, कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं? कुछ भी हम मूव कर पा रहे हैं अपनी बॉडी में, ये किसकी वजह से होता है? तो ये किसकी वजह से होता है? मसल सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? मसल सेल्स की वजह से। चलिए, ब्लैंक एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ओके, ब्लैंक एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये ऐसे होना चाहिए, क्रोमेटीन पदार्थ के रूप में। तो क्रोमेटीन इनमें से कहां उपस्थित हो सकते हैं? धागे नुमा संरचनाएं कहां होती हैं? बताइए, धागे नुमा संरचनाएं कहां होती हैं? केंद्रक में होती हैं। एक पादप कोशिका को कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा? बताइए, एक पादप कोशिका को आपने रख दिया है कहां पर बच्चा? कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में, यानी जो पानी की डेंसिटी है वो कोशिका से ज्यादा है, तो कोशिका के अंदर पानी जाएगा। कोशिका के अंदर पानी जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। कोशिका के अंदर पानी जाएगा तो कोशिका आपकी फूल जाएगी। भाई सिंपल सी बात है ना। ये आपका कोई एक मान लो, ये आपका मान लो कोई एक, अरे सिंपल सा एग्जांपल, किशमिश को पानी के अंदर डालते हैं, किशमिश फूल जाती है ना, बस वही वाला एग्जांपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए, बस लैंग्वेज बदलती है। जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं ब्लैंक और रंध्र ब्लैंक, तो द्वार कोशिकाएं ब्लैंक और रंध्र ब्लैंक। बताइए, गार्ड सेल्स में और स्टोमेटा में क्या होता है? हाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बताइए, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं ब्लैंक और रंध्र ब्लैंक, तो द्वार कोशिकाएं भी फूल जाती हैं और जो स्टोमेटा है वो आपके खुल जाते हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं? आपकी उभर जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वो बच्चा आपके खुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बेटा पीडीएफ मिलेगी, पूरी पीडीएफ मिलेगी। गौण कोशिकाओं का क्या अर्थ है? सेकेंडरी सेल, ये मैं मान सकती हूँ, ये मैंने आपको अभी नहीं कराया है क्योंकि ये प्लांट सेल का पार्ट है, तो बोटनी अभी हमारी हुई नहीं है ना, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्लांट्स में क्या है, एक सेकेंडरी सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम गौण सेल्स बोलते हैं। इनका बहुत ही बच्चा, मैम टिश्यू क्लास कब होगा? टिश्यू की क्लास किसी भी दिन करवा दूंगी आपको, बहुत छोटे से पार्ट है, टिश्यू में बहुत ज्यादा है नहीं।
है ना, तो वो किसी भी दिन मैं आपको करा दूंगी, एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगी, ठीक है। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेल, फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी सेल आपका बहुत ही सिंपल होता है कि ये जो सेकेंडरी सेल होती है ना, ये गार्ड सेल्स को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट ऑफ गार्ड सेल इन स्टोमेटल फंक्शन, ये गार्ड सेल को सपोर्ट करने के लिए एक सेकेंडरी सेल्स होती हैं जो प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका, ये यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी हुई है, इफ यू वांट तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। पादप कोशिका अपने अंदर ब्लैंक की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। बताइए। चलिए, पादप कोशिका अपने अंदर ब्लैंक की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। तो किसके? जल। पादप कोशिका अपने अंदर जितनी चाहे उतनी जल की अमाउंट भर लेती हैं, बाहर निकालती रहती हैं, और इस हिसाब से ये अपनी क्या बच्चा, अपनी शेप में चेंज करती रहती हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन में मुझे चीजें अच्छी लगी। तो क्या था बच्चा कि जो कोशिका द्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, इस परिघटना को प्लाज्मोलिसिस, ये पूछा जा सकता है कि प्लाज्मोलिसिस क्या है। इसके विपरीत जीव द्रव्य विकुंचन यानी कि डी प्लाज्मोलिसिस में कोशिका में पानी पुनः प्रवेश करता है, जिससे कोशिका द्रव्य फूल जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य फूल जाता है। तो प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस आप लोग याद रखेंगे। डी प्लाज्मोलिसिस जब पानी भरेगा और प्लाज्मोलिसिस जब पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो ये दो टर्म थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी, सो दैट्स वाई कि मैंने यहाँ आपके लिए ऐड कर दी है। निम्नलिखित में से कौन सी पौधों में मादा जनन कोशिका है? ये भी प्लांट सेल का ही आपका क्वेश्चन आपका, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि चलो भाई ठीक है, एक बार सेल है तो सेल में ही मैं इसकी आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ। तो एग सेल, ठीक है, इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। कौन सी पादप कोशिकाओं में मादा जनन कोशिका है? तो इसको बच्चा हम लोग आपका देखो, ओव्यूल का कोई अलग से यहाँ पर नहीं है ना। एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऐसा सा होता है ना, ये ऐसा सा दिखता है, ये आपका स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये होती है ओवरी, और यहाँ होते हैं ओव्यूल, यहाँ होते हैं आपके क्या बच्चा, ओव्यूल। तो अपोजिट टू द एग सेल इन द ओव्यूल, सेल आउटसाइड ओव्यूल, सेल इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल, ये इनमें से सबसे ज्यादा सही आंसर है आपका अंड कोशिका, ओव्यूल या अंड कोशिका। सेपरेट इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए, ब्लैंक कोशिका शिथिल रूप से पैक होती है, जिनमें बड़े अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। बताइए, इनमें से कौन सी कोशिका है जो पूरी आपकी पैक होती है, लेकिन अंदर की तरफ उसमें काफी सारे आपके स्पेस देखा जाता है? इंटरसेल्यूलर स्पेस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस देखा जाता है। तो ये किस में देखा जाता है? पैरेन्काइमा, है ना, पैरेन्काइमा। देखो, ये भी प्लांट सेल का ही क्वेश्चन है। अगर प्लांट सेल में जब हम टिश्यूज पर जाते हैं तो ये टिश्यूज को हम डिवाइड करते हैं, है ना, ये हम टिश्यूज को डिवाइड करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में। तो वहां पर 3 टिश्यूज मिलते हैं, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो मैं आपको बोटनी में कराऊंगी। तो ये यहाँ पर पैरेन्काइमा जो है, ये आपके पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई होती है, तो उनकी ही बात की गई है कि ये पैरेन्काइमा सेल्स ऊपर से तो टाइटली पैक दिखती हैं, लेकिन इनके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर? चले आगे, चले आगे। चलिए नेक्स्ट, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे बाल जैसे भागों को क्या कहा जाता है? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे भाग, बाल जैसी संरचनाओं को, ये कोई भी आपका प्लांट है और उसकी मान लिया ये आपकी कोई जड़ है, आपने देखा होगा इन जड़ों में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो बस यही आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं मैम? इन्हीं को हम रूट हेयर बोलते हैं, इन्हीं को मैम हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है,
कोर्क कोशिकाओं में एक रसायन ब्लैंक में मौजूद होता है जो उन्हें गैसों और पानी के प्रति अभेद बनाता है। यानी प्लांट सेल में ऐसा क्या पाया जाता है, कौन सा केमिकल होता है जो बाहर की हर एक चीज से पौधों की रक्षा करता है, जो बाहर की हर एक चीज से पौधों की रक्षा करता है। इंस्टा आईडी बेटा आरती चौधरी 1_ऑफिशियल है। आरती चौधरी 1_ऑफिशियल है आपकी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा आपका, सुबेरिन होता है। ये क्या होता है बच्चा आपका, सुबेरिन होता है। अब आप लोग बताइए, मैं आप लोगों की करती हूँ पीडीएफ रेडी, और फिर आप लोग मुझे बताइए कि क्या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों को नहीं कराया था। बताओ, कोई भी तुम्हें ऐसा लगा, क्योंकि इसमें दूसरा चैप्टर भी है ना भाई आगे, तो है ना। अब बताओ, जिन बच्चों ने भी थ्योरी वाली क्लास ली है, अगर आपने वो 3 क्लास ली हैं, तो क्या आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिला है कि जो मैंने अभी तक आपको ना कराया हो। कितने क्वेश्चन किए आज आपने, बताओ एक बार फटाफट से, कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हो। चलिए भाई, ये आप लोगों की पीपीटी जो है रेडी हो गई है। ओके, चलिए आप बताइए, 35 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 25 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलो ठीक है, और 25 वाले ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, 29 25 प्लस हैं, ठीक मैम, 25 है मैम। ओके, हेलो मैम, रिप्लाई अंकुश, 25 वाले ज़्यादा, 40 में से 30 सही हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम, चैप्टर खत्म होने के बाद BYQ बहुत मदद करते हैं। ओके वेलकम बच्चा, 40 में से 30, 40 में से 30, 25 वाले मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, 41 तो नहीं थे, वो नंबरिंग है, 40 थे आई थिंक क्वेश्चन आपके, 39 या 40 क्वेश्चन थे, है ना। ठीक है, चलो कुछ कुल मिला के तुम्हें गलत पता होंगे ना, कि भाई 3 गलत हुए हैं, 4 गलत हुए हैं। देखो, अगर आपके 25 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके 25 से नीचे क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो भाई मेहनत कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि भैया एट दी एंड सब तुम्हारे लिए हो रहा है, हमें पेपर नहीं देना है ना, हमें पेपर नहीं देना है। ओके, बताइए। और बताइए, कोई डाउट। 11 फुल्स, फाल्स, दीपांशु फाल्स होता है, फाल्स, फुल्स नहीं होता। मैम छुट्टी दे दिया करो, 5 रोंग हुए हैं मेरे, चलो अच्छी बात है। हाँ, छुट्टी तुम्हारे लिए ही चाहिए ना, मेरे लिए तो छुट्टी की जरूरत होती ही नहीं है ना। तुमसे तो ज्यादा ही काम होगा मेरे पास में।
छुट्टी ही है, अब आपकी छुट्टी ही है भाई, छुट्टी ही है। बस किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, जिसको भी डाउट पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं अभी। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। मैम संडे ऑफ रखा कीजिए। अभी थोड़ा सा नहीं भाई, थोड़ी पढ़ाई करो यार, मेहनत करो थोड़ी। ओके, तो चलिए भाई, अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।